हेलो एवरीवन, एएमआई में आपका स्वागत है बच्चों। आज का ये वीडियो हमारे हिंदी का सीरीज़ का 7वां वीडियो है, जिसमें हम लोग हिंदी का VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे। इसके पहले हमने 6 वीडियो और अपलोड किया था, जिसमें हम लोग टोटल 60 सब्जेक्टिव क्वेश्चन को कर चुके हैं। टोटल हमारी 10 वीडियो आएगी, जिसमें हम लोग टोटल 100 सब्जेक्टिव को करेंगे। और विश्वास रखिए, इस टोटल सब्जेक्टिव को करने के बाद आपका एक भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में इससे बाहर नहीं आएगा, ठीक है। क्योंकि हम लोग वही क्वेश्चन करा रहे हैं जो आपको बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ठीक है। सारा का सारा जो भी क्वेश्चन कराएंगे सब पिछले साल का क्वेश्चन होगा। और ईयर भी आपको नजर आता होगा कि भैया किस साल पूछा गया है, जिससे आपको कॉन्फिडेंस मिलता होगा कि हाँ भैया इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हम इस टाइप का क्वेश्चन कर सकते हैं। इसका PDF आपको डेली बेसिस पे हमारे टेलीग्राम चैनल अनुराग मैथ्स इंस्टीट्यूट पे मिल ही जाता होगा। तो PDF के लिए तो घबराने वाली बात है नहीं आपको क्लास में बैठ के नोट लिखना है, सिर्फ एक बार आपको हमारे लेक्चर को सुन लेना है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन और टोटल 61वां क्वेश्चन है। 60 क्वेश्चन तो हम लोग पहले ही कर चुके थे। हिरोशिमा में मनुष्य की साखी के रूप में क्या है? 2012 में पूछा, 20 में पूछा, फिर 21 में भी पूछ दिया है। साखी मतलब होता है साक्ष्य मतलब प्रमाण भैया। क्या मनुष्य के प्रमाण के रूप में क्या हिरोशिमा में? तो देखिए, हिरोशिमा में मनुष्य की साखी के रूप में अर्थात प्रमाण के रूप में जहाँ तहाँ जली हुई पत्थरों की दीवारें पड़ी हुई है। हिरोशिमा में जो बम विस्फोट हुआ, परमाणु बम जो फटा, तो वहाँ का जो घर था, दीवार था, सब कुछ जल गया। तो वही दीवारें आज भी वहीं पड़ी हुई है। यही बताता है कि भैया हिरोशिमा में ऐसा खतरनाक दर्दनाक घटना हुआ था। यहाँ तक कि पत्थर पर, टूटी फूटी सड़कों पर, घरों की दीवारों पर लाश के निशान छाया के रूप में साक्षी है। आदमी भी तो शहर में होगा ना, तो आदमी जब मरा तो आदमी मर के वहीं पे गिर गया और वो लाश का निशान बन गया पूरा दीवार पे, बॉडी सड़ा गला, तो उसका निशान छोड़ गया, वही छाया के रूप में साक्षी है। यही साक्षी अतीत की घटना का वर्णन करती है। यही जो साक्षी, यही जो प्रमाण है, यही बताता है कि अतीत के समय में कितना दुखद घटना मानव के साथ में, मनुष्य के साथ में हुआ था, ठीक है। तो इस तरह से इसका आंसर आप लोग लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिरोशिमा कविता से हमें क्या सीख मिलती है? 2018 में पूछा गया है कि भैया हिरोशिमा जो कविता है, इससे हम लोग को क्या शिक्षा मिलता है, क्या सीख मिलता है? तो देखिए, हिरोशिमा में क्या हुआ था, आदमी जो है लड़ाई झगड़ा के लिए बम गिरा दिया था एगो हिरोशिमा पर, जिससे हिरोशिमा पूरा तहस नहस हो गया। तो वही लिखे हैं, हिरोशिमा कविता से हमें यह सीख मिलती है कि मनुष्य को परमाणु शक्ति होने के अहंकार को त्याग देना चाहिए। आदमी के पास परमाणु शक्ति है, इसका अहंकार को आदमी को त्याग देना चाहिए। अरे भैया, आदमी को तो परमाणु बम बनाना ही नहीं चाहिए। बनाया है तो कहीं ना कहीं गिरे भी करेगा, और कहीं ना कहीं गिराएगा तो भैया कितना जन का हानि होगा, कितना धन का हानि होगा। तो इसीलिए बोला जा रहा है कि मनुष्य को परमाणु शक्ति का जो अहंकार हो गया है, इसको त्याग देना चाहिए। हमें मानवतावाद में विश्वास करते हुए अहिंसा का सहारा लेना चाहिए। हमको अहिंसा करना चाहिए, ना कि हिंसा करना चाहिए। हिंसा से हमेशा क्या होता है, नुकसान होता है। अहिंसा ही हमारा परम धर्म है। अहिंसा परमो धर्म, गीता में भी बोला गया है कि अहिंसा सबसे परम धर्म है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग लिखिएगा तो आपको आराम से 2 में 2 नंबर मिल जाएगा। सीधा सटीक पॉइंट लिखना है भैया, सटीक बात लिखना है, जो पूछा है वही लिखना है। पूछा है कि हिरोशिमा कविता से क्या सीख मिलती है, तो लिखे हिरोशिमा कविता से हमको सीख मिलती है कि मनुष्य को परमाणु शक्ति का अहंकार नहीं करना चाहिए, त्याग देना चाहिए। हम लोग को मानवतावाद का विकास करते हुए अहिंसा का सहारा लेना चाहिए, हिंसा नहीं करना चाहिए। इस तरह से लिख देंगे, आराम से नंबर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, छायाएं दिशाहीन सब ओर क्यों पड़ती है? भैया छाया जो है सब ओर क्यों पड़ता है, दिशाहीन क्यों होता है? तो देखिए, ये जो है ना, ये क्वेश्चन का आंसर आपको इस चैप्टर में ही मिलेगा। वैसे तो छाया एक निश्चित दिशा में पड़ता है, जैसे यहाँ रोशनी है, इधर से रोशनी आ रहा है, यहाँ कोई खंभा है तो छाया इसका अपोजिट में पड़ेगा, तो निश्चित दिशा। लेकिन इसमें बोल रहा है सब ओर क्यों पड़ती है भैया, दिशाहीन क्यों होती है? तो इसका आंसर आपको चैप्टर पढ़ के ही मिलेगा। तो देखिए, कवि अज्ञेय कहते हैं कि परमाणु विस्फोट से जो अग्नि पैदा हुई उसका प्रकाश अनंत होता है। देखिए, परमाणु जब विस्फोट करता है तो भैया उससे जो आग निकलता है ना, उसका रोशनी अनंत होता है। कितना दूर से दिखाई देगा, बहुत ज़्यादा आग निकलता है, बहुत ज़्यादा रोशनी होता है। धरती पर मनुष्य जल जाते हैं, कोई भी नहीं बचता, मनुष्य की कोई छाया नहीं बनती, या फिर बनती भी है तो दिशाहीन हो जाती है। देखिए, जब इतना तेज आग लगेगा तो आग में आदमी जलेगा तो उसका पता नहीं चलेगा भैया रोशनी किधर से आ रहा था, किधर छाया बन गया। सब तरफ प्रकाश से प्रकाश होगा तो छाया नहीं बन पाएगा, या फिर बनेगा भी तो जिधर तिधर बन जाएगा, उसका दिशा नहीं पता चलेगा। तो यही आप लोग लिख दीजिएगा, आराम से 2 नंबर मिल जाएगा। कवि अज्ञेय कहते हैं कि परमाणु विस्फोट से जो अग्नि पैदा हुई वो उसमें अनंत प्रकाश था, काफ़ी ज़्यादा प्रकाश था, जिसके कारण धरती पर जितना भी मनुष्य था सब जल गया, कोई भी नहीं बचा, और मनुष्य की कोई छाया भी नहीं बन पाई। अब आदमी जल गया, इतना तेज प्रकाश था, छाया बना ही नहीं, और थोड़ा मोड़ा बना भी तो पता नहीं चला किस दिशा में बना, तो दिशाहीन बन गया। तो यही लिखना था, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, मनुष्य की छायाएं कहाँ और क्यों पड़ी हुई है? 2021 में पूछा गया भैया मनुष्य का जो छाया है वो कहाँ और क्यों पड़ा हुआ है। देखिए, हम आपको पहला क्वेश्चन में बताए थे, यहाँ छाया क्या था भैया, लाश का निशान।
डेड बॉडी का निशान कहाँ पड़ा हुआ है और क्यों पड़ा हुआ है? तो मनुष्य की छाया कहाँ पड़ी हुई है? हिरोशिमा में पड़ी हुई है। हिरोशिमा का दीवार पे बना हुआ है, हिरोशिमा का रोड पे बना हुआ है, आदमी जल के वहीं गिर गया था, गलने उलने से उसका निशान पड़ गया। तो हिरोशिमा में जब परमाणु विस्फोट हुआ तो उसमें सभी मनुष्य जलकर खत्म हो गए। जब हिरोशिमा में परमाणु का विस्फोट हुआ तो जितना भी आदमी था सब जल के नाश हो गया उसकी लाश के निशान आज भी छाया के रूप में हिरोशिमा में पड़े हुए हैं। क्यों हुआ, क्यों छाया पड़ा हुआ है? काहे कि लाश जब आदमी सब था वो सब मर गया, मर के गिर गया, गिरने से क्या हो गया, वहाँ निशान बन गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है घर, शहर और देश के बाद कवि किन चीज़ों को बचाने की बात करते हैं और क्यों? देखिए, घर हुआ, शहर हुआ और देश के बाद कवि नदी, पेड़ और जंगल को बचाने की बात करते हैं। कवि कहते हैं कि अगर नदी नाला बन जाएगा, जंगल कट जाएंगे अर्थात मरुस्थल बन जाएंगे तो मनुष्य का जीवन धरती पर संभव ही नहीं होगा। आदमी का जीवन कैसे संभव है? काहे कि भैया नदी में पानी है जिसका वो पी करके आदमी जिंदा रहता है, जंगल है, पेड़ पौधा है जो ऑक्सीजन बनाता है, ऑक्सीजन से सांस लेता है, इसी कारण मानव जिंदा है। यदि जंगल ही खत्म हो जाएगा, जंगल की जगह मरुस्थल आ जाएगा जहाँ खेती भी नहीं हो पाएगा, और नाला खत्म हो जाएगा, नाला कहते हैं नदी खत्म हो जाएगा, नदी जितना सब नाला बन जाएगा जिसका पानी पीने लायक नहीं रहेगा, तो आदमी का जीवन संभव होगा? नहीं होगा। मनुष्य पानी और हवा के लिए तरस जाएगा। इसलिए कवि इनको बचाने की बात करते हैं। देखिए दो क्वेश्चन पूछा था किन चीज़ों को बचाने की बात करते हैं और क्यों, तो लिख दिए ना, पेड़, जंगल और नदी को बचाने का बात करता है। काहे कि ये सब खत्म हो जाएगा तो धरती पर से मानव जीवन संभव ही नहीं है, धरती पर मानव का अस्तित्व मिट जाएगा, आदमी पानी के लिए, हवा के लिए तरस जाएगा, इसीलिए इसको बचाने का बात करता है। ठीक है, इस तरह से आंसर लिख दिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, कवि को वृक्ष बूढ़ा चौकीदार क्यों लगता है? 2012 में, 2017 में, 2020 में, बाप रे बाप कितना बार पूछा गया क्वेश्चन। देखिए कवि को वृक्ष बूढ़ा चौकीदार काहे लगता है? कवि वृक्ष के बारे में कहता है कि भैया यह वृक्ष जो है बूढ़े चौकीदार की तरह घर की सुरक्षा में सदैव खड़ा रहता है। जिस प्रकार चौकीदार जो है हमेशा खड़ा रहता है, चौकीदार क्या करता है? चौकीदारी करना काम है, मतलब देख रेख करना काम है। वैसे ही वृक्ष भी जो है घर का देख रेख करता है, हर मौसम हर परिस्थिति में घर का चौकीदारी करता है, अपनी छाया प्रदान करता है हर परिस्थिति में। ठीक है, हमारी रक्षा करता है, वर्षा हुआ तो उससे भी रक्षा किया, गर्मी किया, धूप है काफ़ी ज़्यादा तो उससे भी परछाई देकर रक्षा करता है। वृक्ष की छाल खाकी वर्दी की तरह है, वृक्ष का जो ऊपर का त्वचा होता है, छाल होता है, खाकी वर्दी की तरह है, और सूखी डाल राइफल की तरह दिखते हैं, इसलिए कवि को वृक्ष बुरा चौकीदार लगता है। काहे कि भैया उसको जो घर का रक्षा करता है, उसका डाल जो है उसको राइफल की तरह लगता है, चौकीदार को बंदूक लेकर रहता है, देखे होंगे आप लोग, और जो है वर्दी पहन के रहता है, तो वृक्ष का छाल जो वर्दी पहन के है तो इसीलिए उसको लगता है कि भैया ये एक बुरा चौकीदार है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन, बिल्कुल छोटा है भैया। कवि और वृक्ष और कवि के बीच में क्या संवाद होता है? 2015 में पूछा गया है कि संवाद मतलब होता है बातचीत। संवाद मतलब क्या होता है भैया? बातचीत। तो आपको बोला भी जाता है हिंदी में संवाद लिखिए, दो व्यक्तियों के बीच संवाद लिखिए, कोरोना की समस्या को लेकर के, कोरोना से बच के रहने के लिए। तो संवाद हम खैर आगे आपको सिखा देंगे किस तरह से लिखना है। फिलहाल में इसका आंसर देखते हैं। कवि जब भी दरवाजे की ओर जाता था तो भैया वृक्ष ललकार करके पूछता था कौन? जैसे कोई आता था ना दरवाजे की तरफ, घर के दरवाजे की तरफ, तो कभी घर से या ऑफिस से कोई काम करके तो वृक्ष ललकार के पूछता था कौन? तो फिर ये जो कवि है, कवि उसको उत्तर देते थे कि भैया आपका दोस्त है। कौन क्या बोलता था? दोस्त। कवि और वृक्ष के बीच में बस इतना को ही संवाद होता था, इतने को बातचीत होता था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, हमारी नींद कविता किस प्रकार के जीवन का चित्रण करती है? हमारी नींद कविता जो है किस प्रकार के जीवन को बताती है? 2018 में पूछा गया। ठीक है बाबू, चलिए हमारी नींद कविता सुविधा भोगी आराम पसंद जीवन अथवा हमारी बेपरवाही के बाहर विपरीत परिस्थिति में लगातार लड़ते हुए आगे बढ़ते हुए जीवन का चित्रण करती है। इसमें बोला जा रहा है कि भैया जो लोग हमेशा आगे बढ़ते रहता है, जिसका जीवन हमेशा आगे बढ़ते रहने वाला है, वैसे लोगों के जीवन का चित्रण करती है। यह सुविधा भोगी आराम पसंद जीवन, हमारी मतलब बेपरवाही वाला जीवन, इसका चित्रण नहीं करती है। इसके विपरीत, इसके उल्टा बात, हमेशा आगे बढ़ते रहने को जो तत्पर होता है उन लोगों के जीवन का चित्रण करती है। अगला क्वेश्चन है, हमारी नींद शीर्षक कविता किस कविता का संकलन है? 2021 में पूछा गया है। और ये जो छोटा छोटा क्वेश्चन है ना बाबू, थोड़ा सा याद करने का चीज़ है, थोड़ा सा लिखना भी, और 2 में 2 नंबर इसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है, नींद कविता शीर्षक किस कविता संकलन से लिया गया था? हमारी नींद कविता जो है दुष्ट चक्र में सृष्टा नाम की कविता संकलन है, उसी से लिया गया है। और इसको किसने लिखा है? वीरेन डंगवाल ने लिखा है। किसने लिखा? वारेन डंगवाल ने लिखा है। दुष्ट चक्र में सृष्टा से लिया गया है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन, जैसा कि पता है आपको 10 क्वेश्चन हम लोग डेली करते हैं। कवि वीरेन डंगवाल के अनुसार धमाके से कहाँ देवी जागरण होता है? तो देखिए
कवि वीरेंद्र डंगवाल के अनुसार गरीब बस्ती में धमाके से जागरण हुआ है। कहाँ हुआ है? गरीब का बस्ती में जो है धमाके से देवी जागरण हुआ है। कवि का कहना है कि लोग काम की जगह भक्ति में लीन नजर आते हैं। जो लोग को काम करना चाहिए भैया वो भक्ति में है, राम नाम का जप कर रहा है। देखिए एक कविता है आपका राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा, उसमें कवि कहते हैं कि राम नाम के बिना सब कुछ व्यर्थ है, काम मत करो लेकिन राम नाम का जप जरूर करो। और एक कविता ये है भैया जी वीरेंद्र डंगवाल जी जिसको लिखे हैं, बोलते हैं कि आजकल का आदमी जो है ना काम से ज़्यादा भक्ति में लगा हुआ है। जिनको अपना गरीबी दूर करने के लिए संलग्न होना चाहिए, जिनको अपना गरीबी दूर करने के लिए मेहनत करना चाहिए, वह जो है भक्ति में लग जाता है। सुबह उठा राम नाम करना शुरू किया, दिन भर बस संत महात्मा की तरह व्यतीत किया, फिर रात को सोया, यही चक्र चल रहा है। तो ये बोल रहा है कि कहाँ धमाका कहाँ हुआ? तो देवी जागरण का धमाका हुआ कहाँ? गरीब बस्ती में हुआ। जो लोग को आज काम करना चाहिए वो लोग भक्ति में लगा हुआ है, जो कि गलत है। ठीक है, चलिए तो आशा है आज का जो भी क्वेश्चन हम लोग करे वो क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। टोटल 10 क्वेश्चन हम लोग किए और आज का वीडियो लगा के आपका टोटल 70 क्वेश्चन आप तक पहुंच गया। ठीक है, 30 क्वेश्चन और आएगा आपका जिसमें आपका सब्जेक्टिव होगा। और विश्वास रखिए बुक से जो भी आपका सब्जेक्टिव आएगा बोर्ड एग्जाम में इससे बाहर नहीं आएगा। सफिशिएंट क्वेश्चन करा दिए हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हो गया है। ठीक है, 100 क्वेश्चन मतलब समझते हैं आपको बोर्ड एग्जाम में 5 या 6 क्वेश्चन बनाना रहता है। 100 में एक आराम से 5 नंबर मतलब 5 क्वेश्चन आपका 2 नंबर में आ जाएगा और 1 क्वेश्चन आपका लॉन्ग में भी आ जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए घबराइए मत। आशा है आज का वीडियो आपको पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर तो ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।